हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। वी नो वेरी वेल कि हमारा सीएसएस का एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुका है। आपके ऑलरेडी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, वैल्यूएशन डेली बेसिस के ऊपर चल रही है, राइटिंग प्रैक्टिस भी चल रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनालिसिस। तो आपने एनालिटिकल अप्रोच यहाँ पर जो है अपनी डेवलप करनी है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो डान का कंप्लीट एनालिसिस है, यहाँ पर हम आज फ्रंट पेज से भी लिया है आर्टिकल, हमारा ओपिनियंस भी है, एडिटोरियल्स भी है। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो आज के हमारे टॉपिक है बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं जो वो तीन है, और हमारे पास तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा पाकिस्तान अफेयर हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, करंट अफेयर हो, और ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले बेसिकली रशियन ड्राफ्ट अल्टीमेटम बाय यूएसए जो हुआ है, और ये देखें कि यहाँ पर देखें कि मल्टीलैटरलिज्म वाज, यहाँ पर जो मल्टीलैटरलिज्म को चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, इस चीज को अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन से चैलेंजेस। आपको पता है यूक्रेन रशिया का अभी जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बाद गजा के अंदर जो अभी रेजोल्यूशन पास हुई है उसको लेकर जो है अभी डिबेट हो रही है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो COP30 अभी रिसेंटली हुई है, तो यहाँ पर जो एक लॉस एंड डैमेजेस का जो कह लें कि इशू चल रहा था, तो उसको सॉल्व किया गया या नहीं किया गया, एक ये भी एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जो सेकंड नंबर पर है हमारे पास, यहाँ पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में एक बार फिर जो है रीअप्रोचमेंट की बात हुई। उनके जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी है उन्होंने यहाँ पर विजिट किया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर इंटरनल टर्मोइल इन पाकिस्तान, यहाँ पर जो इंटरनल चैलेंजेस है पाकिस्तान को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसको आपने लाजमी गो थ्रू करना है। सबसे पहले हम जो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हमारे मल्टीलैटरल वॉर्स। यहाँ पर जो मल्टीलैटरलिज्म की बेसिकली जो मुश्किलात हैं, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो ग्लोबल गवर्नेंस का अगर देखा जाए फ्रेम फैब्रिक, यहाँ पर जो बिगड़ते हुए ढांचे को बोला जाता है। जो ग्लोबल गवर्नेंस का बेसिकली जो ढांचा है वो बिगड़ रहा है। अब कैसे बिगड़ रहा है, इस चीज को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता जाता हूं कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें जो है हमारी, वो आपने यहाँ पर लाजमी नोट डाउन करते जाए। सबसे पहले देखकर रिसेंट आपको पता है अभी जो मसला चल रहा है, सबसे बड़ा यूक्रेन रशिया का मसला चल रहा है। गजा के अंदर अभी आपको पता है रेजोल्यूशन पास हुई है 2803। ठीक है, उसके बाद COP30 हुई है। तो ये अगर देखा जाए, उसके बाद आपकी समिट्स हो रही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर नेटो की देखा जाए, हमने नेटो के ऊपर डिस्कशन की है, G20 की है, ब्रिक्स से। इन्होंने जो कह लें कि जो आपकी ये इंटरनेशनल समिट्स हो रही हैं, इन्होंने एकदम से जो इंटरनेशनल या वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ना जो स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज करके रख दिया। उसका जो आर्किटेक्चर होता है ना, उसके अंदर बेसिकली यहाँ पर चेंजिंग आ गई है। ठीक है, अब कैसे ही आपको पता है, ब्रिक्स यहाँ पर रीजनलाइजेशन की बात करता है, मल्टीलैटरलिज्म की बात करता है यहाँ पर। उसके बाद डीडॉलराइजेशन की बात करता है, SCO भी इसी तरह ही है। उस तरह यहाँ पर रीजनलाइजेशन देख लें, यहाँ पर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेटिक रिलेशंस की तरफ बढ़ रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ट्रेड के ऊपर ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें G20 अभी साउथ अफ्रीका के अंदर हुई, तो यहाँ पर यूएसए ने यहाँ पर बाइकआउट किया। यहाँ पर आपको पता है व्हाइट और ब्लैक के दरमियान में डिस्क्रिमिनेशन जो चली है, इस चीज को भी यहाँ पर देखा हमने। इसके ऊपर डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लाजमी उसको गो थ्रू करें। सबसे पहले जो इश्यू आ रहा है ना, कहने के जो मल्टीलैटरलिज्म वॉज है, मल्टीलैटरल वॉज का मतलब होता है जो मल्टीलैटरल को जो चैलेंजेस है या उनको मुश्किलात है या मसाइल है, उस चीज को यूक्रेन अल्टीमेटम जो दिया गया यहाँ पर यूएसए की तरफ से। यहाँ के जो मार्को रूबियो हैं उनको बेसिकली इस फर्स्ट ड्राफ्ट जो हुआ था उससे बाहर रखा गया था। यहाँ पर बेसिकली ये हुआ कि जो यूएसए ने क्या किया यहाँ पर कि ड्राफ्ट जो बनाया अभी जो रिसेंटली उसने 28 जो है वो पॉइंट्स भी दिए पीस के लिए, यहाँ पर सीज फायर के लिए। लेकिन ये वो चीज थी कि यहाँ पर जो है बात की गई कि यहाँ पर जितने भी यूक्रेन के जो कह ले के अब पांचवा हिस्सा है जो उस पर जो है वो कब्जा नहीं करेगा, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। और जो रशिया कब्जा करना चाहता था यूक्रेन के अंदर जिन हिस्सों पर, अगर वो भी नहीं किया तो वो भी जो है यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा। और यहां तक के जो $100 बिलियन की बात की गई थी, अब $100 बिलियन पता है किसके है? ये रशिया के। इनके ऊपर सैंक्शंस, इनके एसेट को बेसिकली यहाँ पर सैंक्शंस लगाए गए थे। तो $100 बिलियन की बात की गई थी, हम यूक्रेन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और उसी का जो 50% है वो यूएसए को जाएगा। कितना जाएगा? 50% यूएसए को जाएगा। तो ये डिबेट अभी यहाँ पर चल रही है, इसको लेकर यहाँ पर बड़ी डिस्कशन हो रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ज़ेलेंस्की है जो यहाँ पर यूक्रेन के, उनको यहाँ पर जो है इंटरनली चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं। करप्शन के उनके ऊपर चार्जेस लग चुके हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एमल मैक्रोन है या जितने भी दूसरे हैं, तो उनके ऊपर भी देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर्स है तो उनके ऊपर भी जो है यहाँ पर करप्शन के चार्जेस सेम है। तो अगर देखा जाए इंटरनली, अगर देखा जाए
तो ज़ेलेंस्की को जो यहाँ पर जो है वो काफी जो है चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। तो ये भी एक एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है यहाँ पर। तो यूएस से यहाँ पर एक बार फिर जो है 28 पॉइंट्स की बात की गई है, लेकिन अभी जो ओपन यहाँ पर होनी चाहिए स्टेटमेंट्स वो नहीं हुई है, अभी डिस्कशंस में चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटम ये हुआ था। अभी आपको पता है कि यहाँ पर रशिया पर जो है यहाँ पर यूरोपीय यूनियन है, G7 ने और जो है यूएसए ने यहाँ पर इनके ऊपर फुली जो है सैंक्शंस लगाया है। इसके ऊपर हमने कंप्लीट सैंक्शंस का लेक्चर जो है हमने कवर किया है, वो आप लाजमी गो थ्रू करिएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें गजा के लीगल वैक्यूम की बात करें, यहाँ पर गजा आपको पता है रेजुलेशन पास कर ली गई है, 2823 नंबर रेगुलर रेजुलेशन है। अब इसके ऊपर अरब कंट्रीज सारे तो मुतफिक है, लेकिन चाइना और रशिया जो है दोनों इसके ऊपर चुप है। हालांकि यहाँ पर रिकॉलोनाइजेशन की जो है वो फिर जो है भरमार होने वाली है। आपको पता है इराक के अंदर भी यही हाल हुआ था। अब यहाँ पर भी जो है एक बार फिर जो कॉलोनियल लिगेसी यहाँ पर डोमिनेंट होने वाली है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितने भी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन जो फोर्स बनाई जा रही है, या कह लें कि आपका जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है और उसके जो हेड कर रहे हैं, उसको जो चेयर करेंगे काउंसिल को, वो ट्रम्प करेंगे 2 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी बहस है। अभी यहाँ पर देखें कि हमास इस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो देखें ग्लोबल गवर्नेंस में वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर चेंज कैसे आ रहा है कि एक कंट्री जो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा उस चीज को, फिर भी उसको बोला जा रहा है कि ये आपके लिए रेजोल्यूशन पास कर दिए तो आपने इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बेसिकली ये हमने लास्ट जो है ना डान का जो हमने एनालिसिस किया था, तो उसके अंदर ये चीज थी कि यहाँ पर जो है वो किस तरह जिसके पास पावर है, इकोनॉमी है, मिलिट्री फोर्स ज्यादा है, तो वो किसी से भी कुछ भी बात बनवा लेता। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर यह चीज ये नजर आती है। तो इसके ऊपर जो है कोई भी कह ले के जो रिकॉलोनाइजेशन जो होने जा रही थी उसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की, हालांकि करनी चाहिए थी। यहाँ तक कि यहाँ पर पाकिस्तान भी था तो इसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई। क्लाइमेट पैरालाइज, आपको पता है यहाँ पर COP30 हुई है। अब COP30 और G20 दोनों जो है यूएसए ने यहाँ पर बाइकआउट किया। अब यहाँ पर जो है ट्रम्प कहता है कि जो क्लाइमेट चेंज के यूएसए के जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनका यह कहना है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है वो एक हिस्टोरिकल फ्रॉड है, तो हम इसके अंदर जो है नहीं आएंगे। आपको पता है रिसेंटली उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से भी विदड्रॉ किया था, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर G20 को भी यहाँ पर जो है वो उन्होंने जो है यहाँ पर बाइकआउट किया, साउथ अफ्रीका के अंदर थी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो COP30 के अंदर बेसिकली लॉस एंड डैमेजेस की फंड की बात करने की गई थी, और यहाँ पर क्लाइमेट जस्टिस की बात की गई थी कि ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ जो है क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए। यहाँ पर उनको यहाँ पर फंड्स बेसिकली जो ये था कि जो आपका क्लाइमेट एक्शन इज नॉट अ चैरिटी बट इट इज जस्टिस। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फंड्स देने या हम डिमांड कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम चैरिटी मांग रहे हैं, उसका ये है कि ये जस्टिस है ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ की तरफ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अगर सामने ये देखी जाए तो ये कह ले कि जो जितना भी मल्टीलैटरल है ये वॉज है, यहाँ पर देखा जाए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर एकदम जो उसका स्ट्रक्चर है वो एकदम बिखर रहा है। यहाँ पर जिसकी बात की गई थी ना मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर, रीजनलाइजेशन के ऊपर, वो चीज नजर नहीं आ रही यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए डू ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस मीन एनीथिंग एनीमोर व्हेन फॉसिल फ्यूल्स लॉबियस्ट। यहाँ पर देखें बात एक ही है कि यहाँ पर जो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पर एमिशंस हो रही है तो वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज है। अब डेवलप्ड कंट्रीज अपना कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जो है वो प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं, वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर उनका स्ट्रॉन्ग है, तो लेकिन जो उनके नताइज है, रेपरकशंस है, वो किसको भुगतना पड़ते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो वो सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को यहाँ पर भुगतना पड़ते हैं। फिर तो यहाँ पर जो बात की गई थी COP30 के अंदर भी यही बात की गई थी, जो क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ। तो ये चीज यहाँ इसके अंदर डिस्कस की गई है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए अगर की रोल अभी हमने बात की है पैटर्न्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल फेलियर, यहाँ पर बात की गई आपका यूएनओ है, तो उसके भी कोई अगर देखा जाए तो कोई कह ले के नजर आना चाहिए ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अगर हालांकि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गजा के अंदर बनाई जा रही है वो कोई यूएनओ का जो है पीस मिशन की फोर्स नहीं है ना, ये बात याद रखें, क्योंकि वो ना ही तो अभी उनका कोई मैंडेट अभी जो है वो क्लियर हुआ कि कौन सा। एक्सक्लूजन ऑफ की वॉइसेस, यहाँ पर देखें पैलेस्टाइन को बाहर निकाल दिया गया, यहाँ पर यूक्रेन को, जहां पे जिनका मसला चल रहा है, जो लोग बेचारे यहाँ पर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको तो इस जो है चीज में लाया नहीं जा। अब रेजुलेशन जो पास की गई गजा वाली, तो गजा के यहाँ पर जो है कंसेंट नहीं थी, उनको नहीं बुलाया गया। यहाँ पर अनफुलफिल्ड कमिटमेंट्स, अब बात की गई थी हम लॉस एंड डैमेज की फंड बात की गई यहाँ पर 27 COP जो है
उससे लेकर जो है यहाँ पर जो अभी तक जो इसके ऊपर बात कर रही थी 28 है, 28 के अंदर 7 मिलियन जो है 700 मिलियन यहाँ पर फिक्स किए गए थे, प्लज किए गए थे, लेकिन वो भी उसके ऊपर भी कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं निकला। उसके बाद 29 हुई, COP 29 हुई बाकू अजरबैजान के अंदर, तो उसके अंदर भी अगर देखा जाए लॉस एंड डैमेजेस बार बार क्लाइमेट जस्टिस की बात की जा रही है, तो वो नजर नहीं आई चीज यहाँ पर। COP 30 अभी हुई है, तो पाकिस्तान का भी यही स्टांस था, इंडिया का भी यही स्टांस था कि यहाँ पर जो क्लाइमेट जस्टिस है ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ यहाँ पर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये मल्टीलैटरलिज्म स्ट्रगल्स टू रिजॉल्व ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स हाईलाइटिंग अ ट्रबलिंग इंस्टीट्यूशनल पैरालाइजेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्लैरिटी नजर आ रही है एक चीज की कि बात तो मल्टीलैटरलिज्म की जा रही है, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल अगर देखा है कि यहाँ पर कोई नजर आए उसका एलिमेंट, तो वो चीज यहाँ पर नजर नहीं आती है ना। तो यहाँ पर ये पहले थे ओपिनियन। अब हम बात करने वाले हैं पावर एंड क्राइसिस इन पाकिस्तान। अब यहाँ पर इश्यू चल रहा है इंटरनल टर्मोइल। पाकिस्तान को यहाँ पर बैरूनी तो एक्सटर्नल तो चैलेंजेस है ही हैं, लेकिन इंटरनल टर्मोइल जो है यहाँ पर काफी है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, हम यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं करेंगे, हमारा वो डिबेट नहीं है। हमने एज एस्पिरेंट इसको लर्न करना है कि हमने इसका एनालिसिस कैसे करना है। जो यहाँ पर अगर देखा जाए फ्लॉड इन इलेक्टोरल प्रोसेस, यहाँ पर फ्लॉड इन इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जो जैरीमैंडरिंग और डेमागोगरी होती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर डेमोक्रेसी एक बार फिर डिरेल हो रही है? तो डेमोक्रेसी डिरेल हो रही है ना, यहाँ पर क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्रिएट हो रही है। यहाँ पर देखा जाए, देखिए पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, हर मल्टी पार्टी सिस्टम पाकिस्तान के अंदर, तो हर पार्टी का अपना एजेंडा है, उसकी अपनी पॉलिसीज है। तो जब वो कॉलिशन में गवर्नमेंट बनती है, तो फिर बहुत सारे जो है यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए प्रोविंसेस के दरमियान में लैक ऑफ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, ये कह ले कि एक इंटरनल टर्मोइल है, बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, तो इसको सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर जो जैरीमैंडरिंग और यहाँ पर डेमागोगरी का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर स्पेशली अगर बात करें केपी के अंदर या कह लें पंजाब के अंदर, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर मेंशन करने वाले नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले जैरीमैंडरिंग और डेमागोगरी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। हमें एज ए एस्पिरेंट इसको डील करना है, ठीक है। हमने इसको जो है यहाँ पर किसी को मेंशन पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए, फ्लॉड इलेक्टोरल प्रोसेस जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर। थ्रेट टू फेडरल स्ट्रक्चर, आपको पता है 26 जो है अमेंडमेंट पास की गई, उसके बाद 27th अमेंडमेंट पास की गई। हालांकि यहाँ पर जो 80th अमेंडमेंट पास की गई थी, उसका पर्पस यही था कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नजर आती थी, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल से एक डान का जो है वो कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है या नहीं है इन पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए 18th अमेंडमेंट की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी प्रोविंसेस को भी स्ट्रेंथन करना था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। 26th अमेंडमेंट पास की गई, जुडिशरी के ऊपर जो है यहाँ पर स्टांस लिया गया, उसको सोमोटो का सारा जो है वो पावर खत्म की गई, सारी पावर एग्जीक्यूटिव के पास आ गई। तो देखा जाए तो अगर ट्रांसपेरेंसी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो नजर आती भी है, कहीं पे नजर भी नहीं आती है। कॉन्ट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन हमने सेफ साइड से यहाँ पर जो है चीजों को कवर करके जो है वो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए 27th अमेंडमेंट पास की गई, आपको पता फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यहाँ पर बनाई गई, जिसका पर्पस ये है कि वो पार्लियामेंट के रिलेटेड इश्यूज को और कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर जितने भी लॉज होंगे उनको इंटरप्रेट करेगी। तो एक तो काम ये है। तो यहाँ पर जुडिशरी का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो है यहाँ पर बर्डन जो उनको ऊपर काम किया गया। तो अब जो बात की जा रही है ना 28 अमेंडमेंट की बात की जा रही है कि 28th जो अमेंडमेंट है इसको में भी नेक्स्ट जो है वो आ जाए, तो इसके ऊपर जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो एकदम से चेंज होगा। तो देखिए आप बार बार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखे, हिस्ट्री उठाकर देख ले हमारे पाकिस्तान की, कि हम 9 ईयर तक हमने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस फेस किया, फिर आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया, फिर वो भी काम नहीं किया, फिर जाके जो है कहने के जो यहाँ पर डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन रखी गई, तो 1973 का अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखा तो एक फेडरलिज्म यहाँ पर आया। तो यहाँ पर कोई होप नजर आई, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया गया, फिर उसको जो है यहाँ पर नल एंड वॉइड किया गया। तो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो रद्दोबदल करना, इससे डेमोक्रेसी क्या, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी या डीरेल होगी, आप बताएं, है ना। तो यहाँ पर डीरेल होगी। यहाँ पर देखा जाए एस्केलेटिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, अब यहाँ पर केपीके और बलोचिस्तान के अंदर हब बन चुका है टेररिज्म का। आपको पता है यहाँ पर जो है मैं सैंड्रा जेंसन की बात करूंगा, जो परमानेंट कह लें कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएनओ है डेनमार्क की तरफ से। उन्होंने बड़ा क्लैरिटी, वो चेयर कर रही है बेसिकली सैंक्शंस कमेटी को, अलकायदा और दाइश वाले, ठीक है। वहां पर उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है, सॉरी,
कि जो 6000 फाइटर तो टीटीपी के हैं, 2000 दैश के, तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। तो वो यहाँ पर जो है टेररिज्म फैला रहे हैं डे बाय डे, रीजनल लेवल के ऊपर इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। उसके बाद गवर्नेंस क्राइसिस, आपको पता है आईएमएस रिपोर्ट ने यहाँ पर जाहिर किया है जो गवर्नेंस एंड कह लें कि जो कह लें कि करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट आई है, उसके अंदर जो करप्शन के बहुत बड़ा जिक्र किया गया है। तो ये करप्शन यहाँ पर खत्म होनी चाहिए, ये भी एक इंटरनल बहुत बड़ा चैलेंज है। आईएमएफ का आप एज ए रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं कि किस तरह इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नजर आनी चाहिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो भी चीज यहाँ पर नजर नहीं आती अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। ठीक है, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर सबसे जो आपको पता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी एकदम से जब से वॉशिंगटन के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हुए हैं, तो यहां तक के हमारे जो है काफी जो है ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। तो यहां पर एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए। 2025 जो है कह लें कि एक बड़ा ही कह लें कि उम्दा साल रहा है पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ पर जो अप्रोचमेंट हो रही है पाकिस्तान की, जो रिलेशंस बढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो कह लें कि इंटरनेशनल रिलेशंस है, फॉरेन रिलेशंस की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर चाइना के साथ, बांग्लादेश के, चाइना के साथ ऑलरेडी ठीक थे, बांग्लादेश के साथ, उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, सेंट्रल एशिया के साथ, यूएसए के साथ। यहाँ पर देखा जाए ईरान ने पहले भी जो 48 आवर्स वार लगी रही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में, तो यहाँ पर टर्की और कतर ने मीडिएटर रोल प्ले किया था, लेकिन ईरान ने यहाँ पर यह बात कही थी हम आपको यहाँ पर जो है हेल्प आउट करते हैं और यहाँ पर सीज फायर करवाते हैं और आप क्या जो है वो एग्रीमेंट करवाते हैं, यहाँ तक ऑफर की थी। लेकिन अभी जो है यहाँ पर जो टॉप सिक्योरिटी है, जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी है अली अर्दशेर जो लैरिजानी जो है, इन्होंने विजिट किया है इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर जो स्टेबिलिटी की बात हुई है, यहाँ पर गजा के ऊपर जो पीस प्लान जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, रेजोल्यूशन की बात की जा रही है 2823 के ऊपर, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई है। एक बार फिर जो है दोबारा रीअप्रोचमेंट की बात की गई है। सबसे ज्यादा जो फोकस एरिया था इकोनॉमिक को बढ़ाना था यहाँ पर, उसके बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद रीजनल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ठीक है, ग्लोबल, जैसे ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है, इसके अंदर ईरान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है कि हमें यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर स्टेबिलिटी लेकर आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए सिक्योरिटी कोऑपरेशन होना चाहिए हमारा। ठीक है, इकोनॉमिक यहाँ पर जो है हम शिफ्ट होना चाहिए, जो है अपने ट्रेड को यहाँ पर जो है बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर ट्रेड की बात की, एनर्जी, यहाँ पर अगर गैस पीस जो ईरान जो पीस पाइपलाइन है, इसके ऊपर भी बात की गई है, तो ये भी कंप्लीट किया जाना। तो ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो $10 बिलियन जो है वो यहाँ पर बाइलैटरल ट्रेड की बात की जाए तो यहाँ पर पहुंच सकता है $10 बिलियन। यहाँ पर एक और चीज भी है, अगर देखा जाए, आपको पता है चाबहार के ऊपर इंडिया को 6 माह का जो एग्जाम्पशन मिला, तो वो चाबहार के ऊपर भी काम कर रहा है। अब यहाँ पर पाकिस्तान को बड़ा सावधान होकर और बड़ी केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, पॉलिसी को रखना पड़ेगा, क्योंकि उधर से इंडिया अपनी रिप्रोचमेंट बढ़ा रहा है चाबहार के जरिए, अफगानिस्तान के जरिए। तो यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जो गैस पाइपलाइन है उसको भी कंप्लीट किए जाने का यहाँ पर बात की गई है। ऑलरेडी रीजनल हार्मनी की बात की जाए तो गजा पीस प्लान के ऊपर डिस्कशंस हुई हैं। यहाँ पर पाकिस्तान ने क्लैरिटी के साथ कहा है कि हम जो है यहाँ पर इस जो है पीस प्लान को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का जो है वो ऑलमोस्ट हिस्सा भी बनेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक क्लैरिटी चीज ये आई है सामने कि यहाँ पर जो है एक बार फिर जो है रिकोलोनाइजेशन जो है वो गजा के अंदर बढ़ने वाली है क्या, क्वेश्चन मार्क ये लगा हुआ है। क्योंकि अभी जो सारा कंट्रोल है बोर्ड ऑफ पीस है, और बोर्ड ऑफ पीस को जो कंट्रोल करेगा वो ट्रंप करेगा, वो सारा जो है वो काउंसिल का जो चेयर करेगा काउंसिल को, वो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, यूएसए का प्रेसिडेंट। यहाँ पर अगर देखा जाए इनहैंस बाइलैटरल ट्रेड के ऊपर बात की गई है। आपको पता है पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक की तरफ जो पॉलिसी बढ़ी है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाने के ऊपर बात की जा रही है, ट्रेड के ऊपर बात की जा रही है। अभी यूरोपीय यूनियन के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सागदार, उनके साथ उनकी मुलाकात भी हुई है, और यहाँ पर डिस्कशंस की गई है कि हम जो है ट्रेड को बढ़ाते हैं। जीएसपी जो स्टेटस है पाकिस्तान को मिला हुआ है, जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसके ऊपर टैरिफ्स और ड्यूटी जो है वो यूरोपियन कंट्री से कम लगाई जाती है, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है अपनी ट्रेड को बढ़ा सके, यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ा सके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंडोनेशिया, मलेशिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, चाइना, बांग्लादेश, सबके साथ जो रिलेशन ठीक रहा। अब ईरान के साथ भी ऑलमोस्ट रीअप्रोचमेंट की बात हुई। तो अली जो है अली अर्दशेर ने लरजनानी ने जहां पर जो है वो विजिट किया है, ये सेक्रेटरी हैं
जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है, ईरान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उन्होंने अभी जो है यहाँ पर विजिट किया, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड्स है हॉकश। हॉकश का मतलब होता है अग्रेसिव होना, ठीक है, यहाँ पर जारहाना या जंगी रवैया इख्तियार करना, लड़ने वाला रवैया होना। एक्वेंसेंस का मतलब होता है यहाँ पर साइलेंट या रिलैक्टेंट एक्सेप्टेंस, बेदिली से कबूल करना या रजामंदी करना। बिलिगर्ड का मतलब होता है यहाँ पर ट्रबल्ड, अंडर प्रेशर होना, बीसेट बाय डिफिकल्टीज, ठीक है, परेशानियों में गिरा हुआ होना। बिलिट्स का मतलब होता है रैपिड, तेज, इंटेंस अटैक या कंपेन, ठीक है, तेज या भरपूर हमले को बोला जाता है। जंक्चर बोला जाता है बेसिकली अ क्रिटिकल पॉइंट इन टाइम, क्रूशियल मोमेंट, ठीक है, नाजुक मोड़ पर, अहम मरहला, ठीक है। स्नफ्ड, स्नफ्ड आउट का मतलब होता है यहाँ पर एक्जिस्टेंशियल एंडेड एंड विप्ड आउट, बुझा देना या खत्म कर देना। डेफी का मतलब होता है यहाँ पर टू रेजिस्ट और रिफ्यूज टू ओबे, हुक्म ना मानना या मुकाबला करना। इम्प्रीमेच्योर का मतलब होता है यहाँ पर ऑफिशियल अप्रूवल, ठीक है, ऑफिशियल अप्रूवल को बोला जाता है, ठीक है, सरकारी मंजूरी, ठीक है। कोबल, कोबल का मतलब होता है, कोबल इंपॉर्टेंट है, कोबल को लाजमी यहाँ पर जो है नोट करिएगा, टू पुट टुगेदर रफली बाय आर हास्टली, तो यहाँ पर देखा जाए जल्दी जल्दी जोड़ देना, ठीक है। डेल्ट्रियस ऑलरेडी आपको पता है, हार्मफुल को बोला जाता है। क्लिक ऑलरेडी आपका पेयर ऑफ वर्ड्स में आता है, ठीक है, आपका सीएसएस में, ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है आपका, ठीक है, पीएमएस में भी आ चुका है। स्मॉल और एक्सक्लूसिव ग्रुप को बोला जाता है। हॉलोनेस का मतलब होता है यहाँ पर एम्प्टीनेस, खोखला को बोला, सेंचुरीज को, ठिकानों को बोला जाता है। सेफ प्लेस रेफ्यूजीज, ठीक है। मिगर का मतलब होता है अदना, कमजोर, फ्रेजाइल टाइप, ठीक है। टू कॉल स्ट्रे डॉग्स होता है मतलब टू रिड्यूस स्ट्रे डॉग्स, जो कह लें कि जो आवारा कुत्तों की तादाद को कम कर देना, खत्म कर देना। स्प्रालिंग का मतलब होता है स्प्रेडिंग आउट ओवर लार्ज एरिया, ठीक है, बहुत एरिया में, जो स्प्रालिंग का मतलब होता है फैल जाना बहुत एरिया में। स्टूडेंटशिप का मतलब होता है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव को भी बोला जाता है या मैनेजमेंट को भी यहाँ पर बोल सकते हैं, जो केयर करते हैं या जिम्मेदारी जो है एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको लाजमी जो है